पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख अलग से रख लेता है। यदि कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए, एक पिता है जिनके पास टोटल संपत्ति 2.5 लाख है, जिसमें से वो 1 लाख अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख लेता है साइड से, यानी कि 1.5 लाख में 1 लाख वो हटा लिया तो बचा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में ही अपने संतान में बांटना है, यानी कि ये 1.5 लाख बांटना है ये तीनों संतान में। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ टोटल की तुलना टोटल से करना है, यानी कि 3 2 5 ये 6 से भागा दे दीजिएगा और जो निकालने के लिए बोला जाएगा उससे आपको गुना करना है। तो प्रत्येक को, यानी कि प्रत्येक संतान को हिस्से में क्या मिलेगा, तो प्रत्येक के लिए 1 से फिर 2 से फिर 3 से गुना कीजिएगा तो ये प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा। इसे काट सकते हैं आप, तो 25 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 25,000। अब दोस्तों बारी बारी से सब में गुना कीजिएगा तो प्रत्येक का हिस्सा निकल के आ जाएगा, यानी कि ये पहला संतान को 25,000 मिलेगा और दूसरा संतान को 50,000 और तीसरा संतान को 75,000 हिस्सा मिलने वाला है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मनीष नाम का एक लड़का है जो अपने पिता से 60 रुपया मांगता है। इसके बाद फिर वो अपनी माँ से 30 रुपया लेकर बाजार गया, यानी कि पहले वो पिता से 60 रुपया मांगा है, फिर वो अपनी माँ से 30 रुपया मांगा, यानी कि टोटल उसके पास कितना हो जाएगा 90 रुपया। इन रुपयों में से 50 का उसने कपड़ा खरीदा। देखिए, आपके पास 90 रुपया है या फिर मनीष के पास 90 रुपया, 50 रुपया का उसने कपड़ा खरीद लिया, यानी कि 90 में 50 घट जाएगा तो ये माइनस हो गया 50। बचे हुए धन के 5वें भाग में से, अब जो भी उनके पास धन बचा हुआ है उनके 5वें भाग से एक पुस्तक खरीदा। अब दोस्तों 5वें भाग यानी कि 1/5 आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर भागा आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। इसे आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि बचे हुए धन के 5वें भाग में से 5वें भाग से एक पुस्तक खरीदा, तो उक्त विवरण को कोष्ठों की सहायता से गणितीय रूप में लिखिए। यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कोष्ठ की सहायता से बोल रहा, लिखने के लिए आपको ऐसा ही लिखना है। और दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप लिखिए या ना लिखिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आपको टिक कर देना है। और बताइए कि मनीष ने कितने रुपए की पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक खरीदने के लिए पहले देखिए छोटी ब्रैकेट के काम होता है, तो 60 और 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 90 में से 50 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये 40 गुना 1/5। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 × 40 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटा का समय लेता है। एक पाठ यानी कि एक चैप्टर को जब सत्यम से पढ़ाया जाता है तो 1/16 घंटा का समय लेता है। ये हम लिख लेते हैं सत्यम 1 कर देते हैं, यस 1। ये लेता है आपका 11/16 घंटा का समय। जब इसे मिनट में आपको बदलना है तो 60 से आपको गुना करना पड़ेगा, और जब आपको पुनः इसे वापस घंटा या आवर में आप बदलिएगा तो आपको 60 से भागा देना पड़ता है और मिनट निकालने के लिए गुना करना पड़ता है। तो जैसे इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 41.25 मिनट। फिर आगे बोला है सलीम ने उसी पाठ को, अब उसी चैप्टर को सलीम से पढ़वाया गया है तो इसने कितना समय लिया ये आपको निकालना है। तो सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लेता है, तो हम इसे कर लेते हैं यस2 3/4। इसे वापस हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 मिनट। आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि ये सलीम जो है ज़्यादा समय ले रहा है सत्यम से। अब कितना ज़्यादा ले रहा है तो 3.75 मिनट ये ज़्यादा ले रहा है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने ज़्यादा समय लिया, तो सलीम ने ज़्यादा समय लिया और ये समय कितना ज़्यादा है तो 3.75 मिनट ये ज़्यादा ले रहा है। इसे आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.75 को 60 से भागा देना है, जो मैंने पहले ही बोला था कि आवर में आपको निकालना है तो 60 से आपको भागा देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/16 आवर।
ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, और नहीं तो मिनट में है तो 3.75 हो जाएगा। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 अंग्रेजी पसंद करते हैं और कुल संख्या का 1/2 गणित पढ़ना पसंद करते हैं। अब बाकी जो शेष स्टूडेंट, बाकी जो बच गए स्टूडेंट वो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताएं कितने विद्यार्थी अंग्रेजी को पसंद करेंगे और कितने विद्यार्थी मैथ को लाइक करते हैं, यानी कि मैथ पढ़ना चाहते हैं, और कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आप सिंपल तरीके, आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 60। यहाँ पे बोला गया है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की, यानी कि टोटल विद्यार्थी है 60 और कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लेते हैं। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, यानी कि पहला का क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ जाएगा पे इंग्लिश पसंद करने वाले, कहाँ गए, इंग्लिश पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 15। और फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि कुल संख्या का 1/2, यानी कि मैथ पसंद करने वाले कुल संख्या का 1/2 मैथ पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा 60। तो मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 60 और बाकी शेष स्टूडेंट, शेष विद्यार्थी जो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो शेष आप कैसे निकालिएगा, तो आपको तो ये तो पता चल गया कि इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी 15 है, मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 30। तो ये आप दोनों को जोड़ के जब घटाइएगा तो जो भी बचेगा वो शेष साइंस पढ़ने वाला होगा। तो ये 30 और 15 हो जाएगा 45, और 60 में 45 आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, यानी कि जो शेष निकल के आया है वो साइंस पढ़ने वाला है। तो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 15। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुछ और, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग। देखिए आपको इस टाइप के समझ में नहीं आ रहा, भाग बोला है तो भाग दे दीजिए। यहाँ का बोलता है तो का मतलब गुना होता है, यानी कि 60 × 1/4। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका 60%, कुल विद्यार्थी 60 है। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 भाग ऐसे हैं जो साइंस लाइक करते हैं और पढ़ना पसंद करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1/4। 4 आभाज्य संख्याएं अपने परिणाम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में है। इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है जैसे 385 और 1001 को आप एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि 385 और 1001 का एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम का रूल है कि सबसे पहले कम से कम संख्या से लगाया जाए। तो यहाँ पे 7 से लगेगा, बाकी 7 से नीचे वो किसी भी संख्या से ये 385 और 1001 नहीं लगने वाला है। तो 7 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 143। इसके बाद ये डायरेक्ट 11 से लगने वाला है। तो 11 से जब आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। 5 और 13 अब किसी संख्या से नहीं लगने वाला है, तो आप यहीं तक सॉल्यूशन करके छोड़ दें। अब पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 7, 11, 5, 13 में साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे बड़ा है 13। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 13, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे और जान लेना है, जो जान रहे हैं तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक के अलावा स्वयं अपने आप से लगे, एक के अलावा स्वयं अपने आप से लगे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 7 को देखते हैं एग्जाम्पल में, तो 7 जो है दोस्तों 1 से कट जाएगा। जब 7 को 1 से भागा दीजिएगा तो ये 7 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। और 7 के 1 के अलावा ये खुद से कटता है, यानी कि 7 से कटता है। तो 7 को आप 7 से भागा दीजिएगा तो एक बार में ये कट जाएगा। तो 1 और 7 के अलावा और ये किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।